नमस्कार साथियों, आज मैं आपको राजस्थान की नदियों का ऐसा डायग्राम समझाने जा रहा हूं जो आपने शायद ही कभी पढ़ा हो। एक बार मेरे साथ जुड़िए। राजस्थान की नदियाँ तीन तरह की के डिवाइडेशन किए गए हैं राजस्थान के अंदर नदियों के। मैं आपको पूरे डायग्राम से अच्छे से इन नदियों को समझाऊंगा। मैं आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक नदियां जिनको आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदियां ये राजस्थान के 60% हिस्से के ऊपर बहती है। दूसरी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां हैं जो 30% भूभाग पर बहती है। और तीसरी जो नदियां हैं वो है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां जो 10% भूभाग पर बहती है। अच्छे से समझने की कोशिश करिए क्योंकि मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। पहले मैं सिंपल रूप से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो अरावली है यहाँ पर इस तरह से अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला से नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पर इस तरह से विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वत, इस विंध्याचल पर्वत से राजस्थान में नदियों का आगमन होता है। एक राजस्थान में जो नदियाँ हैं उसमें हिमालय से आने वाली नदियों में एकमात्र नदी है गग्गर नदी, जो कालका की पहाड़ियाँ, शिवालिक पर्वतमाला, शिमला, हिमाचल प्रदेश से अपने राजस्थान में होती है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों में मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा एरिया है। कालका की पहाड़ियाँ, हिमालय का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा पार हिमालय कहा जाता है, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर बृहत हिमालय है, फिर लघु हिमालय है और फिर नीचे का हिस्सा कहलाता है शिवालिक जो श्रेणी है। तो उस कालका की पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतमाला, कालका की पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतमाला कहाँ से? शिमला। और शिमला कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से जो नदी आती है उस नदी का नाम क्या है? गग्गर नदी। तो ये यहाँ से नदी आती है गग्गर नदी। ये गग्गर नदी टिब्बी, हनुमानगढ़, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का स्थान कौन सा है? टिब्बी। इस टिब्बी हनुमानगढ़ से गग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में प्रवेश किया। बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ है वो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। इस बटनेर दुर्ग को बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ गया, वरना इसका पुराना नाम बटनेर। इस बटनेर दुर्ग के पास दोरों में ये गग्गर नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जो नदी किसी सागर या महासागर में न गिरकर जमीन पे विलुप्त हो जाती है उसे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है। और राजस्थान में 60% क्षेत्र पर इस तरह की नदी प्रणाली पाई जाती है। कभी कभी ये जो नदी है तीव्र वर्षा वाले दिनों के अंदर ये पाकिस्तान तक चली जाती है। और पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है जिसको कहते हैं अब्बास फोर्ट। तो अब्बास फोर्ट पाकिस्तान तक ये नदी पहुंचती है। हाँ बाबू जी, हाँ 738-042 738-042 आ गए हो?
738 042। हाँ, एक रुपया। तीव्र वर्षा वाले दिनों में गग्गर नदी अब्बास पोर्ट पाकिस्तान तक चली जाती है, जहां पर इसको हकरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हकरा नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा पर ये नदी एक झील का निर्माण करती है, जिस झील को कहते हैं तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील किस नदी पर? गग्गर नदी के ऊपर। कहाँ पर? गंगानगर और हनुमानगढ़ की बॉर्डर के ऊपर बटनेर दुर्ग के दौरों के अंदर गग्गर नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। गग्गर नदी का उद्गम होता है कालका की पहाड़ियाँ, शिवालिक पर्वतमाला, शिमला हिमाचल प्रदेश, टिब्बी हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। तीव्र वर्षा वाले दिनों में अब्बास पोर्ट पाकिस्तान तक चली जाती है, जहां पर इसे हकरा कहा जाता है और वैदिक काल के अंदर इसे ध्वसद्वती के नाम से जाना जाता था। ध्वसद्वती के नाम से जाना जाता था। और प्राचीन जो लाइट चली गई, जो काला काला हो गया सब। रोको इसको। नहीं, हाँ रोक दो, मैं रोक देता। ध्वसद्वती में पाछो बता दो। वैदिक काल के अंदर जो गग्गर नदी है, इस गग्गर नदी को ध्वसद्वती के नाम से जाना जाता था। ध्वसद्वती। तो अपन बात कर रहे हैं किस नदी की? गग्गर नदी की बात कर रहे हैं। तो गग्गर नदी कालका की पहाड़ियाँ, शिवालिक पर्वतमाला, शिमला हिमाचल प्रदेश, टिब्बी हनुमानगढ़, बटनेर के दौरों में हकरा, तलवाड़ा झील का तलवाड़ा बांसवाड़ा है, जो परेवा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। परेवा पत्थर काला चमकीला मुलायम पत्थर होता है, जिससे स्वांगे देवी की मूर्ति बनी हुई है जैसलमेर के अंदर, जिसे अवड़ माता भी कहा जाता है, सुग्गा देवी भी कहा जाता है, आईनाथ माता भी कहा जाता है। एक तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, जो मल्लीनाथ जी का से संबंधित तिलवाड़ा पशु मेला पड़ता है मल्लीनाथ जी का। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ये कौन सी झील है? तलवाड़ा झील है। एक बेसिक सभी नदियों का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक साथ मेरे को जैसे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि ये गग्गर नदी कैसी नदी हो गई? आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई। एक आंतरिक प्रवाह की यहाँ पर एक छोटी सी नदी है, जो कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही एक मीठा रन बुझ झील का निर्माण करती है। कौन सी झील है? बुझ झील का निर्माण करती है, जिस नदी को कहते हैं काकनी नदी, जिसे काकनी भी कहा जाता है। इस तरह से यह जो थानागाजी है अलवर, यहाँ से एक रूपारेल नदी निकलती है। अपने यहाँ पर एक झील है, जिस झील का नाम है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। इस सांबर झील में अजमेर से आने वाली एक नदी गिरती है, जिसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़ इसके अंदर गिरती है। एक नदी जो नागौर की साइड से आती है, उसका नाम है खारी नदी, इसके अंदर गिरती है। एक जयपुर की पहाड़ियों से, मनोरपुड़े की पहाड़ियों से एक नदी आती है, जिसका नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी और सीकर की पहाड़ियों से एक नदी आती है, जिसका नाम है खंडेला। तो खंडेला, खारी, रूपनगढ़ और मेंथा नदी सांबर झील में गिरती है और सांबर झील से गिरकर बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गग्गर नदी है। काकनी एक ही जिले में उद्गम होता है और उसी जिले में बुझ झील मीठा रन का निर्माण करती है। काकनी नदी भी कहते हैं, इसे मसूरती नदी भी कहते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को इसको जल्दी से चलाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर नाग पहाड़ है आना सागर अजमेर के अंदर। यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये लूनी नदी इस तरह से प्रवाहित होती है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर होते हुए ये कच्छ का रण में विलीन हो जाती है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात के अंदर यहाँ पर अपने कच्छ का रण है। ये जो एरिया है इसको कहते हैं कच्छ। तो कच्छ का रण कच्छ, दाहोद, साबरकाठा, बनासकाठा, महिसागर और अरावली, ये गुजरात के जो 6 जिले हैं अपने राजस्थान को छूते हैं। तो ये कच्छ के रण के अंदर ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है।
यहाँ पर अल्मोरू की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला, दार जिला एमपी से अपनी माही नदी, इस तरह से माही नदी खांडू बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर प्रतापगढ़ के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से डूंगरपुर, डूंगरपुर से पुनः बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से फिर ये गुजरात के अंदर तो यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, ये तो रन है जिसे कच्छ का रन कहते हैं। ये खंबात की खाड़ी, ये पूरा एरिया काठियावाड़ कहलाता है। तो ये माही नदी है जो अल्मोरू की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला मऊ एमपी से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस माही नदी की जो सहायक नदी है वो भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं, छोटी सादड़ी अपने प्रतापगढ़, इस प्रतापगढ़ से जाखम नदी, और जाखम नदी इस तरह से सीतामाता अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हुई वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर ये माही नदी में विलीन हो जाती है। तो ये जो नदी है इसका नाम जाखम नदी है, ये जो नदी है इसका नाम माही नदी है। माही नदी को वागड़ की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण से दक्षिण में जाने वाली नदी है और नित्यवाही नदियों में चंबल के बाद दूसरी बारहमासी नदी है। यहाँ से अपने बिच्छू मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सोम, और ये सोम नदी भी वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर माही नदी के अंदर विलीन हो जाती है। तो ये जो एरिया है इस एरिया का नाम है वेणेश्वर, और वेणेश्वर है नवाटापुरा गांव के अंदर, आसपुर तहसील डूंगरपुर के अंदर वेणेश्वर धाम में संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। संत मावजी को पागल संत कहते हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है चोपड़ा। संत मावजी का जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। साबला गांव डूंगरपुर से संत मावजी की रजत प्रतिमा जब वेणेश्वर पहुंचती है तभी वहाँ मेले का प्रारंभ होता है, और इस वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को पड़ता है। वेणेश्वर जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी 12 को, जहाँ पर ज्येष्ठ के अमावस्या को मेला पड़ता है, और सहरिया जनजाति आदिम जाति समूह के अंदर भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को रखा है। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है सोन, इस नदी का नाम है लूणी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। तो लूणी नदी नागपाड़, आना सागर, अजमेर से निकलती है, कच्छ के रण में विलीन होती है। अल्मोरू की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अल्मोरू। अल्मोरू की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला है और दार, और अपने को पता है कि एरिया कौन सा है तो एमपी। तो अल्मोरू की पहाड़ियों से ये राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू, खांडू गांव है, और खांडू गांव है अपने बांसवाड़ा के अंदर। तो माही नदी की बात करें, मैं माही नदी यहाँ लिख देता हूँ, ये माही नदी। इस तरह से यहाँ पर है जनापाऊ की पहाड़ियाँ, जनापाऊ, जनापाऊ की पहाड़ियाँ हैं, ये भी विंध्याचल पर्वतमाला है। और महू जिला एमपी के अंदर ये चंबल नदी यहाँ से उद्गम होता है। ये चंबल नदी इस तरह से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए ये अपने सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए इटावा मुरादगंज यूपी में, इटावा मुरादगंज यूपी के अंदर ये चंबल नदी यमुना में प्रवेश करती है। यहाँ अगर अपन बात करें तो ये जो गंगा नदी है, ये नदी है गंगा। गंगा नदी के अंदर इलाहाबाद, ये स्थान अपन मानेंगे इलाहाबाद, और इलाहाबाद अपने यूपी के अंदर, जिसे वर्तमान में नया नाम हो गया इसका प्रयागराज। तो गंगा नदी के अंदर यमुना नदी, इलाहाबाद, यह अपन कहेंगे नया नाम प्रयागराज, यूपी में मिलती है। और इसी यमुना के अंदर इटावा, कौन सा स्थान है? इटावा। तो इटावा यूपी में चंबल नदी, नदी कौन सी जी? चंबल। तो ये चंबल नदी इटावा यूपी में, यमुना में। तो चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल पे बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो नदियां हैं ये अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो 30% जल ले जाती है ये नदियां। तो ये एरिया कौन सा हो गया? अरब सागर।
जहाँ पर 10%, और ये आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं ये 60% क्षेत्र के ऊपर फैली हुई है। तो अपन चंबल नदी की बात कर रहे हैं। तो चंबल नदी के ऊपर एमपी के अंदर बांध है जिसका नाम है गांधी सागर। तो गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ में एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। फिर कोटा के अंदर एक बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर। फिर कोटा के अंदर एक बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज। इस कोटा बैराज से दाईं और बाईं 2 नहरें निकाली गई है। चंबल नदी 84 गढ़, ऐसे 84 लिख रहा हूँ और गढ़ लिख रहा हूँ, तो 84 गढ़ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी पर यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे बना हुआ है। इस चंबल नदी पर एक नदी है जो विंध्याचल पर्वतमाला संलग्न से आती है जिसका नाम है सीपू नदी। ये सीपू नदी रामेश्वरम सवाई माधोपुर, ये स्थान है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर? सवाई माधोपुर। यहाँ पर इस चंबल नदी के अंदर सीपू नदी आती है और यहाँ से खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, इस खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इस तरह से यूं अजमेर होते हुए इस तरह से बनास नदी, ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में मिलती है। तो इस नदी का नाम क्या हो गया? बनास। तो चंबल, बनास और सीपू का जो त्रिवेणी संगम है वो है रामेश्वरम सवाई माधोपुर। रामेश्वरम सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम है चंबल, बनास और सीपू का। सीपू विंध्याचल पर्वतमाला से, चंबल जुनागढ़ की पहाड़ियों से, और खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ अपने राजसमंद। तो यहाँ से बनास नदी निकलती है। सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, सोम, माही और जाखम। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियाँ, बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियाँ से। जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, और माही नदी अल्मोड़ू की पहाड़ियों से। तो ये बेणेश्वर डूंगर। माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है एमपी में, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध बना है। माही बजाज सागर तो कहाँ पर है? ये राजस्थान, माही बजाज सागर। तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। राणा प्रताप सागर बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। और इस जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ के अंदर एक बांध बना है जिसका नाम है जाखम बांध। तो जाखम नदी भी है और जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का बागड़ा नागल कहा जाता है, ये सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ के अंदर बना है, 81 मीटर ऊंचा, जनजातीय उपयोजना के तहत बना राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, माही नदी के ऊपर राजस्थान के अंदर बना है बांसवाड़ा में। बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के ऊपर चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। इस माही बनास की जो सहायक नदी है, एक नदी का नाम है जो अपने बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और राजमहल टोंक के अंदर स्थान है राजमहल, और राजमहल है टोंक। और अजमेर से एक नदी आती है जिसका नाम है डाई नदी, डाई, एक का नाम है खारी और डाई। तो बनास, डाई और खारी का जो त्रिवेणी संगम है वो है राजमहल टोंक के अंदर। तो एक स्थान है राजमहल टोंक, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदी का त्रिवेणी संगम है? बनास, डाई और खारी का। रामेश्वर सवाई माधोपुर में कौन कौन सी नदी का त्रिवेणी संगम है? चंबल, बनास और सीपू का। बेणेश्वर डूंगरपुर में किस किस नदी का त्रिवेणी संगम है? माही, सोम और जाखम नदियों का। इस तरह से उदयपुर से ही एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं पश्चिमी बनास, सिरोही से निकलती है और उदयपुर से निकलती है साबरमती। तो इस तरह से ये साबरमती नदी जो राजस्थान में नाम मात्र की बहती है और मूल रूप से गुजरात की नदी है, इसका नाम है साबरमती।
इसी के किनारे पर साबरकांठा जिला है। तो साबरमती नदी अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे के ऊपर है। एक राजस्थान की सबसे अचर्चित नदी है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास सिरोही की पहाड़ियों से अरब सागर में, साबरमती अरब सागर में, माही अरब सागर में और लूनी अरब सागर में। तो ये नदियाँ अरब सागर में जाती है। चंबल नदी, चंबल की सहायक नदियों में बनास नदी, ये अपना जल यमुना में बंगाल की खाड़ी में जाती है। महावीर जी की पहाड़ियाँ हैं, महावीर जी का मंदिर है करौली के अंदर, जैन तीर्थ का सबसे बड़ा मंदिर है। तो महावीर जी की पहाड़ियाँ हैं करौली, यहाँ से एक गंभीर नदी है वो यमुना में मिलती है। तो इस नदी का नाम क्या है? गंभीर। इसी तरह से विराटनगर की पहाड़ियाँ जिसका नया नाम है बेराट है, जहाँ पर अशोककालीन बाबरू शिलालेख की प्राप्ति हुई, विजय की पहाड़ी, भीमजी की पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ियाँ से। उस नदी का नाम है बाणगंगा। बाणगंगा। इस बाणगंगा नदी का उद्गम होता है विराटनगर की पहाड़ियों से और ये भी यमुना में मिलती है। तो राजस्थान की 3 नदियां जो सीधे यमुना में मिलती है, बाणगंगा, गंभीर और चंबल नदी। राजस्थान की अरब सागर में मिलने वाली नदियां लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। राजस्थान के अंदर ऐसी नदियां जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी है गगर नदी, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, काकनी और थानागाजी की पहाड़ियाँ अलवर से, थानागाजी की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। रूपारेल जिसे वराह नदी भी कहते हैं और जिसे लसवारी नदी भी कहते हैं, तो रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी जिसे वराह नदी और लसवारी नदी भी कहते हैं, थानागाजी की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। ये एक नदी है जिसे कहते हैं साबी नदी, जिसको साहिबी नदी भी कहते हैं। तो कौन सी नदी है? साबी। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, साबी। और ये साबी इस तरह से प्रवाहित होते हुए, अलवर से प्रवाहित होते हुए पटौदी हरियाणा के पास में विलीन हो जाती है। अकबर ने इसके ऊपर बहुत सारे बांध बांधने की कोशिश की मगर वो नहीं बांध पाया, इसलिए इसके बारे में कहा था कि अकबर बांधे ना बंधू और ना रेवाड़ी जाऊं। तो साबी नदी, रूपारेल नदी, गगर नदी, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, काकनी, ये नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। लूनी, अब लूनी नदी नागपहाड़ से निकलती है। लूनी नदी पर जसवंत सागर झील बनी है जिसको पिच्याक बांध कहते हैं, जोधपुर के अंदर जसवंत सागर, जिसे पिच्याक बांध कहते हैं जोधपुर के अंदर। इस लूनी नदी की जो सहायक नदी है उस सहायक नदी का नाम है जवाई और जवाई नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई नदी के ऊपर जो सहायक नदी है लूनी की। तो लूनी नदी, इस तरह से माही नदी के ऊपर गुजरात के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कडाणा। तो कडाणा बांध अपने गुजरात में है, माही नदी के ऊपर है। इस तरह से 2 प्रमुख नदियां जो चंबल नदी में विलीन होती है वो माही इससे निकलती है। एक नदी का नाम है काली सिंध। काली सिंध। तो ये जो काली सिंध नदी है, ये काली सिंध नदी कोटा के अंदर चंबल नदी में मिलती है। नदी का नाम काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी है जिसका नाम है आहू। और आहू और काली सिंध नदी के किनारे के ऊपर झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग है जो राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। तो गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदी के किनारे के ऊपर है। एक नदी जो मिलती है उसका नाम है पार्वती। पार्वती। तो पार्वती नदी, काली सिंध नदी, बनास नदी, ये सीपू नदी, चंबल नदी की क्या है? सहायक नदियों के अंदर आती है। अब एक जो नदी है उस नदी का नाम है उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है नदी। इस नदी का उद्गम पर नाम होता है आयड़ नदी। फिर उदयपुर के अंदर उदय सागर झील में गिरने के बाद
इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। फिर चित्तौड़ दुर्ग के पास में बेड़च नदी के अंदर एक नदी आके मिलती है गंभीरी नदी। तो जो चित्तौड़ दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे के ऊपर है। यही बेड़च नदी आगे जाके बिगोद, स्थान कौन सा है? बिगोद। तो इस बिगोद भीलवाड़ा के अंदर एक नदी आके मिलती है मैनाली। तो बनास, बेड़च और मैनाली का त्रिवेणी संगम है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से आने वाली बनास नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से आने वाली आयड़ नदी जो बाद में उदयसागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। फिर गंभीरी बेड़च में चित्तौड़ दुर्ग के पास में मिलती है और फिर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मैनाली का त्रिवेणी संगम मनाया जाता है। एक जो नदी है इस खंडेला की पहाड़ियों से ऊपर की साइड के अंदर इस तरह से प्रवाहित होती है और चूरू की सीमा के निकट क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इस नदी का नाम है कांतली। कौन सी नदी है? कांतली नदी। तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम, इसका जो प्रवाह सीखते तरावटी कहलाता है और ये चूरू की सीमा के निकट क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो ये भी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि खंडेला की जो पहाड़ियों से जो कांतली नदी निकलती है इसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर नीमका थाना तहसील में, नीमका थाना पहले नया जिला बनाया था, फिर उसको वापस से 29 दिसंबर 2024 को उस जिले को समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में वो सीकर है, सीकर में। तो गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर के अंदर कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई। तांबे की बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में विकसित हुई। काली चूड़ियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है इसे। तो हनुमानगढ़, कालीबंगा। इसी तरह से आहड़ सभ्यता इस आयड़ नदी के किनारे पर, इस आयड़ नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ये वही आयड़ नदी है जो उदयसागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाएगी। बेड़च के अंदर चित्तौड़ दुर्ग के पास गंभीरी आ जाएगी और बेड़च बिगोद के अंदर बनास और मैनाली के साथ त्रिवेणी संगम बनाएगी। तो जो आहड़ सभ्यता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी। ये कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और ये भीलवाड़ा के अंदर, नंदराय के अंदर ये बनास में मिल जाती है और इसके किनारे के ऊपर बागोर की सभ्यता डेवलप हुई। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी के किनारे के ऊपर। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे के ऊपर। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर, नीमका थाना सीकर में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर। और जो मैंने बाणगंगा नदी बताई है, इस बाणगंगा नदी के किनारे के ऊपर बेराट की सभ्यता डेवलप हुई। तो बेराट की सभ्यता जयपुर, विराटनगर प्राचीन नाम। बाणगंगा नदी के किनारे पर चंबल, बाणगंगा और गंभीर सीधे यमुना में मिलने वाली नदियां हैं। चंबल की जो सहायक नदियां हैं। इस तरह से एक बेसिक जो डायग्राम होता है नदियों का, इसको अपने को एक बार समझना होता है, इसे अपने हाथों से राइट डाउन करना होता है, अपने हाथों से इसको बनाना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जो एक साथ बताना संभव नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।